है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, आर्टिकल 16 के बारे में। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, तो ये क्या है? राइट टू इक्वेलिटी का पार्ट है। अब राइट टू इक्वेलिटी में हमें कुल मिलाकर टोटल 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये क्या है? राइट टू इक्वेलिटी के पार्ट है। अब राइट टू इक्वेलिटी में इसका जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका जो सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 15, इसको भी जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, जो सरकारी नौकरी होंगी ना, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 16। तो आज हम डिटेल से जो है आर्टिकल 16 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखो, ये जो आर्टिकल 16 है ना, इसमें भी हमें कुल मिलाकर 6 सब क्लॉज देखने को मिलते हैं। तो एक एक कर कर हम सारे सब क्लॉज को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? देखो, प्रोवाइड्स फॉर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब इसका ये है कि चाहे फिर वो जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, लोकल अथॉरिटी का हो या पब्लिक सेक्टर का वो जॉब क्यों ना हो, यहाँ पर हमारी स्टेट क्या करेंगे? सिटीजन को जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। मतलब जो सरकारी नौकरी होती है ना, यहाँ पर जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारे स्टेट है ना, किससे जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी? सिटीजन को। अब सिटीजन का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, ये क्या हो गया? हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया में कौन रहते हैं? इंडियन सिटीजन या भारतीय नागरिक रहते हैं। क्यों जो है हम इन्हें इंडियन सिटीजन या भारतीय नागरिक बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास इंडिया की जो है नागरिकता होती है, इंडिया की जो है सिटीजनशिप होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो है इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इंडिया में जो है भाई नॉन सिटीजन भी रहते हैं। ये जो है कभी इंडिया में जो है घूमने के लिए आते हैं, कभी जो है अपनी स्टडी करने के लिए आते हैं, कभी जो है अपना इलाज करने के लिए आते हैं। बट हम इन्हें जो है नॉन सिटीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास इंडिया की सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं होती। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन सिटीजन बोलते हैं। इनके पास सिटीजनशिप या नागरिकता कहाँ की होती है? जिस देश से ये इंडिया में आए हैं ना, उस देश की नागरिकता या उस देश की सिटीजनशिप इनके पास होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन सिटीजन बोलते हैं। अब ये जो आर्टिकल 16 है ना, ये अप्लाई होता है ओनली इंडियन सिटीजन पर, भारतीय नागरिकों पर। ये जो है नॉन सिटीजन पर अप्लाई नहीं होता। इसकी पावर जो है नॉन सिटीजन को नहीं मिलती आर्टिकल 16 की। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 16 भी जो है किस पर अप्लाई होता है ये भी समझ में आ चुका होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, परंतु समझ में आना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 16 की पावर फिर से बता रहा हूँ, इंडियन सिटीजन को मिलती है, ये नॉन सिटीजन को नहीं मिलती है। देन अब ये जो आर्टिकल 16 है ना, ये अप्लाई होता है ओनली गवर्नमेंट जॉब्स पर, सरकारी नौकरी में। ये जो है प्राइवेट जॉब या प्राइवेट सेक्टर पर जो है अप्लाई नहीं होता। ये भी फैक्ट आप याद रखना, ठीक है? तो ये हो गया आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमारी स्टेट जो है सिटीजन को जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा सरकारी नौकरी में। देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? तो ये देखो, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट against or be ineligible for any employment or office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth or a resident। मतलब इसका ये है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 सिंपल सी बात बोल रहा है, जो हमारी स्टेट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो है सिटीजन में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन और इनको जो है इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे। कहां पर? सरकारी जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किन ग्राउंड पर? तो यहाँ पर जो है ग्राउंड्स बताए गए हैं कि देखो भाई, रिलीजन के बेस पर जो है किसी भी पर्सन के साथ हमारी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। मतलब चाहे वो पर्सन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इसके बेस पर जो है हमारी स्टेट जो है सिटीजन के साथ सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगी और इनको जो है इन एलिजिबल भी जो है डिक्लेयर नहीं करेंगी। रेस के ग्राउंड पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या आपको इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कास्ट के ग्राउंड पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सेक्स के ग्राउंड पर मतलब आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप ट्रांसजेंडर हो,
इसके बेस पर भी जो है हमारी स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती। डिसेंट के ग्राउंड पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब इंडिया में जो है आपका जन्म स्थान क्या है, आप कहाँ पर जन्मे हो, इसके बेस पर भी जो है हमारी स्टेट सरकारी नौकरी में सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनको जो है इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकती। रेसिडेंट के ग्राउंड पर मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे फिर हो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके ग्राउंड पर भी जो है हमारी स्टेट जो है सिटीजन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन या इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं करेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में। ये बोलता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। बट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 में ना एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, ओनली। मतलब क्या है इसका, जो हमारी स्टेट है सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगी या इनको जो है इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं करेंगी, बट ओनली बोला गया है यहाँ पर, मतलब इन ग्राउंड्स पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट, इन ग्राउंड्स पर तो हमारी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन या इनको इन एलिजिबल जो है सिटीजन को नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। बट यहाँ पर ओनली शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि अदर ग्राउंड्स पर, अदर फैक्टर पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या आपको इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जैसे कि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या आपको इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है सरकारी नौकरी में। एग्जाम्पल, मान लो कोई सरकारी कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी बोल रही है कि देखो भाई हम जॉब उन्हें ही देंगे जिन्होंने जो है ना कॉमर्स स्ट्रीम में जो है एजुकेशन किया है या उनका क्वालिफिकेशन हुआ है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस सरकारी कंपनी ने जो है कंडीशन लगा दी है कि हमें जो है कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले बंदे ही चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिन्होंने कॉमर्स नहीं किया ना वो जो है इस कंपनी में जो है जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ये जो है इन एलिजिबल हो जाएंगे, इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मान लो दूसरी सरकारी कंपनी है, ये बोल सकती है कल को जाके कि देखो भाई हम जो है उन्हें ही जॉब देंगे जिनका जो है साइंस से एजुकेशन हुआ है, क्वालिफिकेशन हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइंस जिन्होंने किया है वो अप्लाई करेंगे इस सरकारी कंपनी में, परंतु जिनका एजुकेशन या क्वालिफिकेशन साइंस में नहीं हुआ है वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते। देन स्किल के बेस पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मतलब मान लो कल के जाके सरकारी कंपनी बोल सकती है कि देखो हमें ऐसे बंदे चाहिए जिनको ना कंप्यूटर का स्किल हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन सिटीजन में मान लेते हैं कि इस बंदे को जो है कंप्यूटर में स्किलफुल है, कंप्यूटर में इसके पास नॉलेज है, तो क्या हो जाएगा, इससे जॉब मिल जाएगा, इन्हें जॉब नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमारी स्टेट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। हमारी स्टेट क्या बोल रही है कि देखो हम इन ग्राउंड्स पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट के ग्राउंड पर, बट इनके अलावा अदर फैक्टर पर जो है हमारी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है या सिटीजन को जो है इन एलिजिबल जो है सरकारी नौकरी में कर सकती है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। टैलेंट के बेस पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है ये भी जो है क्लियर तरीके से समझ में आ चुका हूँ। सिंपल सी बात बोल रहा है कि देखो हमारे जो स्टेट है सिटीजन में जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन या इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं करेंगे सरकारी नौकरी में, बट किन ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट के ग्राउंड पर। परंतु इनके अलावा यहाँ पर जो है ओनली शब्द का यूज किया गया है, इनके अलावा अदर फैक्टर पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बेस पर किया जा सकता है, स्किल के बेस पर किया जा सकता है, टैलेंट के बेस पर किया जा सकता है। ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया और आई होप आपको जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 भी जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंट एज ए कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट or appointment in a state or union territory or local authority or other authority. This is an exception to Article 16 सब क्लॉज 2। अब ये जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 को पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या बोला गया था, जो हमारी स्टेट है सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनको इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इनमें एक ग्राउंड क्या था, रेसिडेंट भी जो है एक ग्राउंड था। मतलब रेसिडेंट के ग्राउंड पर भी जो है हमारी स्टेट सिटीजन में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या इनको इन एलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती सरकारी नौकरी में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। परंतु आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में ना क्लियरली लिख दिया है कि देखो भाई वैसे तो हमारी पार्लियामेंट, वैसे तो हमारी स्टेट और हमारी गवर्नमेंट जो है रेसिडेंट के
तौर पर भी जो है हमारे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनको इनएलिजिबल जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। परंतु मान लो कल के जाके जरूरत आन पड़ती है कि देखो भाई, अगर कुछ कुछ जगहों पर, कुछ एरिया पर रेसिडेंट को एज ए कंडीशन बनाना जरूरी हो जाता है, तो हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रेसिडेंट को एज ए कंडीशन बना सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब अगर आप उस जगह पर रेसिडेंट हो, उस जगह के हो, तो ही जो है आप उस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है क्लियरली लिख दिया गया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में। अगर जरूरत आन पड़ी तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेसिडेंट को एज ए कंडीशन बना सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके का एक लॉ बनाया था हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, कौन सा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंट रिक्वायरमेंट्स एक्ट बनाया था 1957 में। इसके तहत क्या किया गया था, जो आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर क्या किया था, रेसिडेंट को जो है एज ए कंडीशन बनाया गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट ये क्या है, ये जो एक्ट बनाया गया था ना 1957 में, ये जो है 1974 में जो है एक्सपायर कर चुका है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो ऐसा कहीं भी कानून हमको दिखाई नहीं देता, सिवाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर इंडिया में रेसिडेंट एज ए कंडीशन आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिखाई देंगे। ये जो बनाया था 1974 में समाप्त हो चुका था। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 भी जो है क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर अ रिजर्वेशन of appointments or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the state service। अब आर्टिकल 16 सब क्लास 4 सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये क्या कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। कहाँ पर, सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, कंडीशन क्या है कि देखो भाई, अगर कोई क्लास, कोई कास्ट बैकवर्ड है तो इन्हें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। मान लो तो कोई क्लास जो है ऐसा है जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में जो है पर्याप्त जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसी कास्ट को, ऐसी कैटेगरी को जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है सरकारी नौकरी में। इसी आर्टिकल के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट को ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलता है, कितना, 15% का रिजर्वेशन इन्हें मिलता है। देन शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, कितना, 7.5% का रिजर्वेशन जो है इन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। अब क्या था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन मिल रहा था, आगे जाकर 1990 में क्या होता है, ओबीसी को भी जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलता है, 27% का रिजर्वेशन जो है इन्हें भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। अब जो ये ओबीसी को रिजर्वेशन मिला ना, इसके पीछे काफी बड़ी हिस्ट्री है, काफी बड़ा बैकग्राउंड है। तो अभी हम समझेंगे कि ओबीसी को ये जो 27% का रिजर्वेशन मिला था 1990 में, ये किस तरीके से जो है इन्हें मिला था। तो देखो, इसको हम समझते हैं। तो क्या था, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रहा था, वैसे ही रिजर्वेशन जो है ओबीसी को भी मिले। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबसे पहले कदम उठाया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाकर। एक कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था। आर्टिकल 340 का यूज कर जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। परंतु ये जो कमीशन है ना, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसके रिपोर्ट को जो है, जब इसने रिपोर्ट सबमिट की थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसके रिकमेंडेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए ये जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु मैंने क्यों बताया, क्योंकि पहला कदम कब उठाया गया था, 1953 में उठाया गया था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाकर। फिर आगे क्या होता है, 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट क्या करती है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाती है, आर्टिकल 340 का ही यूज कर किसकी अध्यक्षता में बनाते हैं, बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। इनके नाम पर ही जो है इसे जो है मंडल कमीशन भी बोला जाता है, ये भी फैक्ट आप याद रखना। देन इस कमीशन को क्या बोला गया हमारी गवर्नमेंट द्वारा कि देखो भाई, आपको क्या करना है, अभी इंडिया में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, इनको छोड़कर इनके अलावा इंडिया में जो है अभी भी कितनी ऐसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ये जो है आपको आइडेंटिफाई करना है इंडिया में। और आपको जो है
इनका डेवलपमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है, इनको जो है मेन स्ट्रीम में किस तरीके से लाया जा सकता है, इसके लिए जो है गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी देने हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है या मंडल कमीशन है, इसने बोला कि ठीक है, ये काम करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडी है। तो फाइनली ये जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ये जो मंडल कमीशन है, इसने क्या किया, 1 साल तक इंडिया में काम किया। 1980 तक जो है इसने इंडिया में काम किया और इसने फाइनली जो है अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के सामने सबमिट कर दी और बोला कि देखो भाई, इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ने के बाद अभी भी जो है 3743 कास्ट ऐसी है जो अभी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। और ये जो है 52% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन में अभी भी जो है इनका हिस्सा जो है 52% है। देन इस कमीशन ने और क्या बोला कि देखो भाई, अगर इनका डेवलपमेंट करना है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27% का रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में इन्हें प्रोवाइड करेंगे और इन्हें हम क्या बोलेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे, ओबीसी बोलेंगे। अब इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की कब, 1980 में, 1 साल में जो है इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दी। परंतु दोस्तों, इस रिपोर्ट को जो है ना तुरंत इंडिया में लागू नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होता है, देखो, वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है इंडिया में होती है, सत्ता में होती है, पावर में होती है और ये फाइनली क्या करती है, 1990 में जो है ना डिक्लेयर करती है कि देखो भाई, जो मंडल कमीशन ने बोला था, जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने बोला था कि ओबीसी को जो है 27% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में मिलना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, इस कमीशन की रिपोर्ट जो है हम इंडिया में लागू करेंगे। 10 साल बाद जो है ये बोला गया वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा और फाइनली इन्होंने क्या किया, ओबीसी को जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है 27% का रिजर्वेशन जो है लागू कर दिया। अब होता क्या है, इसके अगले ही साल 1991 में जो है ना वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है सत्ता से हट जाती है, सत्ता से चली जाती है। सत्ता में किसकी गवर्नमेंट आती है, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जो है अगले साल सत्ता में आती है और ये क्या बोलती है कि देखो भाई, हम क्या करेंगे, ये जो 27% का रिजर्वेशन वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने लागू किया ना, इसमें हम दो चेंजेस करेंगे। पहला चेंजेस क्या करेंगे, देखो, मैं भी चाहता हूं कि ओबीसी को जो है 27% का रिजर्वेशन मिले, परंतु मैं क्या करूंगा, ये जो ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया ना, इसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि ओबीसी में ये रिजर्वेशन गरीब सेक्शन को मिलेगा। मतलब जो ओबीसी में बहुत ज्यादा गरीब वर्ग है, उन्हें ही ये रिजर्वेशन का फायदा मिले। मतलब जो बैकवर्ड सेक्शन है ओबीसी में, उन्हें ये रिजर्वेशन का फायदा मिले और जो एडवांस सेक्शन है, उन्हें ये 27% का फायदा नहीं मिले। ये कोशिश जो है मैं करूंगा ओबीसी के लिए। देन इन्होंने सेकंड बात क्या बोली कि देखो भाई, जैसे ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया ना, उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 10% का रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करूंगा। जो हायर कास्ट में क्या होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन्हें भी जो है 10% का रिजर्वेशन जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये जो रिजर्वेशन है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को छोड़ने के बाद होगा। मतलब इनके कोटे में से नहीं दिया जाएगा, इनको 10% का रिजर्वेशन अलग से दिया जाएगा। अब फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, कोई जो है 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हायर कास्ट में होते हैं उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में ये मैटर फाइनली पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फेमस केस होता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 में एक केस होता है, इसको मंडल केस भी बोला जाता है। और फाइनली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये एग्जामिन करती है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के तहत ही जो है शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा था, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रहा था, अब ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है 10% का रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी। ऐसे में ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को एग्जामिन किया और बोला कि देखो भाई, ये जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बोल रही थी ना कि 10% रिजर्वेशन हम किसे प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो हायर कास्ट में होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, इन्हें हम 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और बोला कि देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी जजमेंट में बोला था कि देखो, आप 50% के ऊपर में रिजर्वेशन किसे भी प्रोवाइड नहीं करोगे। और आप रिजर्वेशन किसे दे सकते हो, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो और जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में जो है
पर्याप्त जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसी कास्ट को, उसी क्लास को जो है आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और ऐसी कोई बात हायर कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इनमें जो है साबित नहीं होती, इनमें जो है ये कंडीशन लागू नहीं होती। इसीलिए आप जो है 10% का रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नहीं दे सकते। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। सेकंड बात क्या थी, 27% का ओबीसी को रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो है 27% का ओबीसी को जो रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, ये रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ओबीसी को, और कुछ कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन क्या है ये हम आगे देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मंडल कमीशन बनाया था, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था, और इसने जो है ओबीसी में आइडेंटिफाई किया था कि देखो भाई 3743 कास्ट ऐसी है जो अभी भी जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसी कमीशन ने कहा था कि अभी भी जो है इनका राज्य के अधीन सेवा में जो है पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कास्ट को, ऐसे क्लास को जो है हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओबीसी के लिए ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है। तो फाइनली ओबीसी को जो 27% का रिजर्वेशन दिया गया था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि ये जो है आप कर सकते हो, ओबीसी को जो है 27% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दी गई रिजर्वेशन के बारे में, और बोला कि देखो भाई जब भी रिजर्वेशन का मैटर आगे भी आएगा तो इन बातों को जो है ध्यान में रखकर ही जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला कि देखो द एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसीज, द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि देखो ओबीसी को जो 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट ओबीसी में भी क्या है, एक एडवांस सेक्शन है, एक बैकवर्ड सेक्शन है। जो एडवांस सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर सेक्शन बोलते हैं, और जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सेक्शन बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो नॉन क्रिमिनल सेक्शन को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो क्रिमिनल सेक्शन है ना, इसको ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर करो, इसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। पहली बात जो है ये बोली। और ओबीसी में क्रिमिनल सेक्शन कौन है, इसको हम आर्टिकल 15 में जो है अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली गई। दैन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेकंड बात, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन शुड बी कन्फिनेट टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। मतलब आप जो है रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हो इनिशियल स्टेज पर, आप जो है किसी को भी, ना शेड्यूल कास्ट को, ना शेड्यूल ट्राइब को, ना ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है आप प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर ऐसा कोई रिजर्वेशन चल रहा है तो ये जो है 5 साल तक के लिए चलेगा। मतलब क्या था, अभी भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आप 1997 तक 5 साल तक ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद जो है आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी जो है प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन नहीं दोगे, परंतु रिजर्वेशन जो है इनिशियल स्टेज में जो है अपॉइंटमेंट के लिए इन्हें दोगे। तो ये भी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान क्या बोला, द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, दिस इज रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई जब तक ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं आती तब तक आप क्या करोगे, 50% के ऊपर में जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट को कितना मिल रहा था, 15%, शेड्यूल ट्राइब को कितना मिल रहा था, 7.5%, ओबीसी को कितना मिल रहा है अभी, 27%। तो ये रिजर्वेशन जो है कितना हुआ, 49.5% इंडिया में हो चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली बोला कि देखो भाई आप जो है 50% के ऊपर में रिजर्वेशन किसी को नहीं दे सकते, चाहे फिर वो ओबीसी हो, चाहे फिर वो एसटी हो, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, इन तीनों को मिलाकर जो है आप 50% के ऊपर में रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी भी कैटेगरी को। ये तीसरी बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और क्या बोला गया, देखो द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। अब यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो भाई जो बैकलॉग वैकेंसी होती है, अब बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, अब मान लो 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी है, 100 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी, 50 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी, 50 वैकेंसी है। अब मान लेते कि 2022 में फिल की गई वैकेंसी कितनी है, 100 वैकेंसी थी। इसमें से जो रिजर्व कैटेगरी थी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो ओबीसी थी, इनकी 40 वैकेंसी भरी गई, ठीक है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी थी इनकी जो 50 वैकेंसी थी, तो 2022 में इनकी 50 वैकेंसी पूरी भरी गई। अब यहाँ पर बताओ अनफिल्ड वैकेंसी कितनी हो गई, 100 थी, 100 में से जो है
रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी कितनी भरी गई, 50 में से जो है 40 वैकेंसी भरी गई, मतलब ये 10 वैकेंसी क्या हो जाएगी, बैकलॉग वैकेंसी हो जाएगी। और इसको हम कब भरेंगे, अगले साल 2023 में जो है हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो बैकलॉग वैकेंसी बची थी रिजर्व कैटेगरी की, इसको जो है 2023 में भर सकती है। अब ये जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी थी ये 50 थी, तो गवर्नमेंट ने 2022 में इनकी 50 वैकेंसी जो है फुलफिल कर दी। परंतु जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी थी, जो 10 वैकेंसी जो थी, ये क्या थी, बैकलॉग थी। अब ये वैकेंसी क्या करेंगे, हम अगले साल 2023 में भरेंगे। मान लो 2023 में भी जो है टोटल वैकेंसी कितनी है, 100 वैकेंसी है। इसमें से जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 30 वैकेंसी है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 50 वैकेंसी है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे, ये जो 2022 की 10 वैकेंसी थी ना, ये जो है 30 में प्लस करेंगी, और 10 वैकेंसी इसमें प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 40 वैकेंसी हो जाएगी। और ये 2023 में जो है वैकेंसी भरी जाएंगी इसके साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, आप जो है कैरी फॉरवर्ड का रूल यहाँ पर लगा सकते हो, जो मतलब पिछले साल की वैकेंसी है 2022 की, आप 2023 में भर सकते हो। परंतु बैकलॉग में भी जो है ना 50% का रूल लगना चाहिए, मतलब 50% के ऊपर में जो है आप बैकलॉग की वैकेंसी नहीं भर सकते, 50% तक जो है आप बैकलॉग की वैकेंसी भर सकते हो। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। देन और क्या बोला था कि देखो भाई, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, शुड बी एस्टैब्लिश टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। मतलब एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, वो क्या करेंगी, ओबीसी में किन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये सजेशन करेंगे। मतलब मान लो कोई कास्ट होंगी जिसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको जो है ऐड करेंगे ओबीसी में। मान लो कोई ओबीसी में ऐसी कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन तो नहीं मिलना चाहिए, परंतु वो अभी भी जो है ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, तो उसको बाहर करने का काम कौन करेंगे, ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी करेंगे। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि ऐसी कोई बॉडी बनाओ। तो फाइनली अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बोली थी। अब उसको अप्लाई करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है ना कुछ बातें बोली थी कि देखो भाई, ये जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोल लो या मद्रा मंडल केस बोल लो, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे, इस बातों से जो है हमारी गवर्नमेंट कुछ बातों से एग्री करती थी, तो कुछ बातों से जो है एग्री नहीं करती थी। तो इनको चेंजेस करने के लिए, इनको अप्लाई करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने भी कुछ कदम उठाए 1992 के बाद, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद। तो क्या क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, सबसे पहले क्या बनाया, रामनंदन कमेटी को जो है अपॉइंटमेंट किया गया। अब ये क्या करने वाली थी, जो ओबीसी थे इनमें जो है क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए, एडवांस सेक्शन की पहचान करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। क्योंकि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर सेक्शन है इनको बाहर करो। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किया, रामनंदन कमेटी बनाई, और रामनंदन कमेटी ने क्या किया, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर सेक्शन है, जो एडवांस सेक्शन है, इनको आइडेंटिफाई कर कर ओबीसी में जो है रिजर्वेशन से इनको बाहर कर दिया। देन सेकंड काम हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, एक जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। और ये क्या करेंगी, ओबीसी में किसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये काम जो है ये कमीशन द्वारा होगा। तो फाइनली हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दिया 1993 में। और ये जो है ओबीसी में किसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये काम करने वाला था। और इसको फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 102nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर 2018 में इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया 2018 में। और हमारे संविधान में जो है एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 338B। यहाँ पर जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो है डिटेल से लिखा गया। तो ये काम भी जो है हमारी गवर्नमेंट द्वारा किया गया। देन तीसरी बात क्या की गई, देखो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ना दो नए क्लॉज को जो है ऐड किया गया। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि अभी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि देखो भाई, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मतलब क्या है, आप रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल स्टेज पर दोगे, प्रमोशन में जो है आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी इस बात से जो है एग्री नहीं करती थी। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है ना, इन्हें जो है प्रमोशन में भी जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहती थी विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किए, दो अमेंडमेंट एक्ट लाए। पहला तो था
77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1995 में। इसके जरिए क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। कहाँ पर, प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। देन 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2001 में। इसके द्वारा क्या किया गया, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, प्रमोशन में भी जो है इन्हें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है मिलेगी। तो ये काम जो है किया गया हमारी गवर्नमेंट द्वारा। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो मान लो ये है पर्सन एक्स, ठीक है, ये बिलोंग करता है अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से। और ये है पर्सन वाई, ये जो है बिलोंग करता है रिजर्व कैटेगरी से। मान लेते कि दोनों जो है ग्रुप बी में काम कर रहे हैं, ये भी जो है ग्रुप बी में काम कर रहा है, ये भी पर्सन जो है ग्रुप बी में काम कर रहा है। परंतु ये जो है 2006 में जॉब पर लगा था और ये जो है 2007 में जॉब पर लगा था। तो इनमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी का, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, ये क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से बंदे से पहले ये जो है जॉब पर लगा था 2006 में, और ये जो है 2007 में लगा था, तो ये क्या हो जाएगा, जूनियर हो जाएगा। अब फाइनली 2008 में जो है इनका प्रमोशन होने वाला था। अब प्रमोशन किसका सबसे पहले होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है प्रमोशन में भी जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। अब ग्रुप ए में जो है सबसे पहले रिजर्वेशन होगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो है बिलोंग करता है, उसका प्रमोशन सबसे पहले होगा। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, पर्सन वाई का प्रमोशन हो जाएगा, रिजर्व कैटेगरी बंदे का प्रमोशन जो है सबसे पहले हो जाएगा, और ये चला जाएगा ग्रुप ए में प्रमोशन होकर। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो पर्सन एक्स है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, इसका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है, ये जो है अभी भी ग्रुप बी में ही काम कर रहा है 2008 में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो पहले जूनियर था ना, ये क्या हो जाएगा 2008 में सीनियर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो 2006 में पहले सीनियर था, ये क्या हो जाएगा 2008 में जूनियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन का जो है प्रमोशन हो चुका है और इसको जो है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिली। क्या हुआ है, 2008 में जो है ये सीनियर बन चुका है। एक तो रिजर्वेशन में भी जो है इसको प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन मिला, और क्या हुआ साथ ही साथ में ये सीनियर बन गया। तो इसी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये काम जो है हमारी गवर्नमेंट ने किया था आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में 4A ऐड कर देखो, प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये क्लॉज कैसे आया, इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 द्वारा जो है इसे ऐड किया गया आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है। देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में और एक क्लॉज जोड़ा गया, कौन सा, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 भी। इसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला था, एक बात और बोली थी कि देखो भाई, जो बैकलॉग वैकेंसी से जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ना, ये आप वैकेंसी 2022 की जो वैकेंसी बैकलॉग है, ये आप 2023 में जो है फिल कर सकते हो, परंतु इसमें भी जो है 50% के रूल का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, 50% की सीलिंग जो है यहाँ पर टूटनी नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इस बात से भी जो है एग्री नहीं करती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो बैकलॉग वैकेंसी है ये हम 2023 में आराम से भर सके। मान लो कोई 50% का रूल का वायोलेशन भी होता है तो भी गवर्नमेंट जो है बैकलॉग की वैकेंसी भर सके। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में एक क्लॉज और जोड़ दिया, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी, और इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, 2002, मतलब 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। और ये 50% की जो सीलिंग लगाई गई थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इस सीलिंग को जो है हटाया गया। और हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, इनमें जो बैकलॉग की वैकेंसी होंगी, ये हम 2022 की जो वैकेंसी होंगी 2023 में हम इसको भरेंगे। अगर मान लो 50% की सीलिंग टूटती भी है तो ये जो है इसका वायोलेशन नहीं माना जाएगा। हम क्या करेंगे, तो भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी 2023 में भरेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो बैकलॉग की वैकेंसी है ना, इसको हम 2023 की वैकेंसी नहीं मानेंगे, इसको हम एक सेपरेट क्लास मानेंगे, सेपरेट वैकेंसी मानेंगे, और इसको जो है 2023 में हम फुलफिल करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये भी क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ये दो क्लॉज कैसे आए। क्योंकि क्या था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एग्री नहीं कर सकती थी, तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये दो क्लॉज जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो है ऐड किए। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B कैसे आए,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर आए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए है। तो ये हो गया आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 के बारे में। ये क्या बोल रहा है देखो, a law can provide that the incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। अब आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 सिंपल सी बात बोल रही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, रिलीजन जो है फ्रीडम दी गई है लोगों को। मतलब किसका ये है कि मान लो भाई कोई हिंदुओं का मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर जो है नियम कौन बनाएंगे, हिंदू लोग ही जो है नियम बनाएंगे, और यहाँ पर काम करने वाले लोग कौन होंगे, हिंदू ही होंगे। ये जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 के तहत जो है इनको फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। मान लो कोई मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज का क्या होता है, मस्जिद होता है, तो यहाँ पर जो है नियम कौन बनाएंगे, मुस्लिम समाज के लोग ही बनाएंगे, और यहाँ पर काम करने वाले कौन होंगे, मुस्लिम लोग ही होंगे। मान लो कल को जाके सिख समाज का क्या होता है, गुरुद्वारा होता है, तो गुरुद्वारे में नियम कौन बनाएंगे, ये सिख समाज के लोग ही बनाएंगे। और यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, काम करने वाले जो लोग होंगे सिखी लोग जो है यहाँ पर हो सकते हैं। मान लो आप गुरुद्वारे में अगर जाते हो तो इनके नियम के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने सर पर जो है आपको एक रुमाल रहनी होती है। तो ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम है, और ये जो है नियम जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 के तहत ये बना सकते हैं। देन मान लो ईसाई लोगों का क्या होता है, चर्च होता है। अब चर्च में रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएंगे, ये ईसाई लोग बना सकते हैं, और यहाँ पर काम करने वाले भी जो है आपको ईसाई लोग ही दिखेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 जो है फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल 16 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 में लिखा गया है। ये इतनी सी सिंपल सी बात जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 बोल रहा है, ठीक है। देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, अब इसका जो लास्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 क्या बोलता है, तो देखो, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% of the appointments or post in favor of any economically weaker section of citizen। अब क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो 10% का रिजर्वेशन पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया था, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था 1992 में। परंतु हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 में ईडब्ल्यूएस को मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में, और 2019 में जो है उनको रिजर्वेशन लागू भी हो गया, और 2019 से जो है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन अभी मिल रहा है सरकारी नौकरी में। तो ये बात बोल रहा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। अब ये जो रिजर्वेशन लागू किया गया 2019 में ईडब्ल्यूएस को, तो इनको जो है अलग से एक कोटा दिया गया, मतलब शेड्यूल कास्ट के कोटे से नहीं दिया गया, शेड्यूल ट्राइब के कोटे से नहीं दिया गया, ओबीसी के कोटे से नहीं दिया गया। मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट को कितना मिलता है 15%, तो इनको अभी भी मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब को कितना मिलता है 7.5%, तो इनको ये अभी भी मिलता है। ओबीसी को कितना मिलता है 27%, तो इनको ये अभी भी मिलता है। और ईडब्ल्यूएस को क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, सेपरेट कोटा प्रोवाइड किया गया है, इनके कोटे को हाथ भी नहीं लगाया, और इनको जो है 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। अभी फाइनली इंडिया में जो है 59.5% रिजर्वेशन हो चुका है, 50% की सीलिंग जो है टूट चुकी है इंडिया में। अभी जो है रिजर्वेशन कोटा कितना हो चुका है, इन चारों को मिलाकर जो है 59.5% रिजर्वेशन जो है अभी इंडिया में लोगों को मिलता है। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 भी समझ में आ चुका होगा। सिंपल सी बात बोल रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 के तहत। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 16 पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं जो है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। हमने जो है आर्टिकल 16 को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।